सुमित्रा की जब तीनों बहुएं नई नई आई तो रसोई देखकर खुश हो गई। अरे वाह, कितनी बड़ी और खुली रसोई है ना? और यहाँ तो हवा भी क्या फर्राटेदार चल रही है, ऐसा लग रहा है इसमें चारों तरफ एसी लगे हो। हाँ, और काम भी जल्दी हो जाएगा, मन जो लगा रहेगा। यहाँ से तो गली मोहल्ले में क्या हो रहा है उस पर भी हम नजर रख सकते हैं। अपने मोहल्ले के घरों में तो कितनी छोटी छोटी रसोई थी, एक से दूसरा घुस जाए तो यही सोचने में आधा दिन निकल जाता था कि वो खड़ा कहाँ हुए। वही तो मम्मी ने एक अच्छा काम किया है कि कम से कम हमारी शादी ऐसे घर में करवा दी जहाँ की रसोई चारों तरफ से खुली है। दरअसल सुंदरनगर गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना घर था जिसे लोग खुला घर भी कहते थे, क्योंकि उस घर की सबसे अजीब और मशहूर चीज थी उसकी रसोई, जो चारों तरफ से खुली हुई थी। उसका एक दरवाजा गली में, एक आंगन में, एक पीछे के खेत में और एक सीधे पड़ोसी के घर के सामने खुलता था। चारों तरफ से खुली रसोई देखकर पहले दिन बहुएं खुश हो गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जल्द ही ये उनके लिए मुसीबत बनने वाली है। कुछ देर बाद जब संगीता चाय बना रही थी कि तभी अचानक गली वाले दरवाजे से आवाज आई, अरे बहू, चाय बन रही है क्या? कौन? तभी पड़ोसन अंदर कमरे में घुस आई। अरे मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, मैं तो अपने लिए चाय बनाने जा रही थी, लेकिन तभी तुम्हारी रसोई से चाय की खुशबू आई तो सोचा तुम्हारी चाय पी लेते। लाओ एक बढ़िया सा कप हमारे लिए भी बनाई दो, इसी बहाने नई बहू के हाथों की चाय भी पीने को मिल जाएगी। संगीता कुछ समझ पाती उससे पहले वो बैठ गई। संगीता ने घर के बाकी लोगों के साथ साथ कमला को भी चाय दी। ये क्या, इतनी सी प्याली में चाय, इससे तो मेरा कुछ भी ना होगा। मुझे तो मग भर कर चाय पीने की आदत है, और सुन दूध ज्यादा पड़ी हुई है। नहीं, ये मेरे मतलब की नहीं है। ऐसा कर बहू, तू मेरे लिए दूसरी चाय बना दे। तेरे मायके में पीते होंगे ऐसी चाय, मुझे तो आदत ना है। कमला की बातें सुनकर संगीता चुप हो गई और बाकी दोनों बहुओं की तरफ देखने लगी। जी तो चाह रहा है कि डिटर्जेंट की झाग बनाकर इनकी चाय में डाल दूं। जाने दो ना, पहली बार कह रही हैं तो इनकी पसंद की चाय बना देते हैं। संगीता फिर से पैन गैस पर चढ़ाती है और चाय बनाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद कमला चाची वो चाय पीकर वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद वो तीनों घर के बाकी कामकाज में लग जाती हैं। मैं ऐसा करती हूँ, सबके लिए नाश्ते में आलू के पराठे बना लेती हूँ और साथ में रायता मैं बना देती हूँ और मैं हरी चटनी बना लेती हूँ। और वो तीनों नाश्ते की तैयारी करने लगती हैं। तभी आंगन वाले दरवाजे से बच्चे घुस आए। भाभी, हमें भी पराठा चाहिए। मुझे भी खेलते खेलते भूख लग गई। पराठे? हाँ बच्चों, बैठो, मैं अभी देती हूँ। प्राची गर्मा गर्म पराठे बनाने लगी और वो बच्चे एक के बाद एक 6 पराठे खा गए। वाह भाभी, मजा आ गया। इतने अच्छे पराठे तो रामू के ठेले पर भी नहीं बिकते जितने अच्छे आपने बनाए हैं। अब वो सब ऐसा कहकर वहाँ से चले गए। ले, 6 पराठे तो कम हो गए। कोई नहीं यार, बच्चे हैं और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। उनका पेट भर गया तो समझो भगवान का पेट भर गया। इसके बाद उन्होंने सबके लिए खाना बनाया। बहू, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। कुछ देर में आस पड़ोस की औरतें आने वाली हैं, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। ले, सुबह से पूरे मोहल्ले ने हमें देख लिया। इस खुली रसोई से तो अब कौन सी मुंह दिखाई की रस्म बाकी रह गई है। ऐसे दिन बीतने लगे। फिर एक रोज पीछे से खेत वाले दरवाजे से रामू काका आ गए। बहू, जरा पानी देना, खेत में काम करते करते प्यास लग गई। जी बस अभी देती हूँ। वो रामू काका को पानी देती है कि तभी पड़ोसी वाले दरवाजे से शांता भाभी घुस आई। आज क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा करो, जो भी बना रही हो ना, एक प्लेट मेरे लिए भी बना देना। वो क्या है ना, तुम्हारे अंकल जी किसी काम से बाहर गए हुए, तो अब मैं अकेली अपने लिए क्या ही बनाऊं। तो तुम जो भी बनाओ उसमें से थोड़ा मेरे लिए भी बना देना। वैसे भी मेरी डाइट ज्यादा नहीं है, मैं मुश्किल से 8-10 रोटी खा पाती हूँ। वो क्या है ना, ज्यादा खाऊंगी तो फिगर भी खराब हो सकता है ना। ये सुनकर तीनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगी। अब कुछ ही दिनों में रसोई का हाल ऐसा हो गया कि कोई नमक लेने आ रहा है, कोई चाय पीने, कोई गपशप करने, तो कोई बस यूं ही ताक झांक करने चला आता, जिससे अब वो बहुएं उससे परेशान होने लगी। ओफो, मैं तो परेशान हो गई हूँ उस खुली रसोई से। समझ नहीं आता कि रसोई है या पंचायत घर। सच में कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम कुक नहीं बल्कि होटल वाले बन गए। हाँ, वो भी बिना पैसे के। अच्छा सुन प्राची, माँ जी ने कहा था कि आज मीठे में खीर बना लेला, तो तू ऐसा करना कि तू दूसरी गैस पर खीर चढ़ने रख दे। ठीक है, उसमें बढ़िया सा मावा भी डाल दूंगी, स्वाद दुगना हो जाएगा और ठंडी होकर तो वो और भी टेस्टी लगेगी। तीनों बहुएं खाने की तैयारी में लग गई। कुछ देर बाद जैसे ही सब्जी और खीर बनकर तैयार हो गई। आरती का समय हो रहा है, चलो चलकर पहले आरती कर लेते हैं। अब वो तीनों पूजा करने के लिए चली जाती है।
तभी पीछे दरवाजे से एक बकरी अंदर घुस आई और देखते ही देखते पूरी खीर चट कर गई। कुछ देर बाद जब वो वापस से रसोई में लौटी, अरे मेरी खीर और बनाओ मावे वाली खीर। देखा नहीं, बकरी भी खुद को रोक नहीं पाई। ये हंसने का वक्त नहीं है, अब बहुत हो गया, हमें कुछ करना होगा। हाँ, ये रोज रोज की सरदर्दी नहीं झेली जाती। एक आइडिया है, क्यों ना हम चारों तरफ पर्दे लगा दे। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। अब तीनों को वो आइडिया पसंद आ जाता है। फिर अगले ही दिन वो बाजार से जाकर पर्दे ले आती हैं और खुली रसोई के चारों दरवाजों पर मोटे मोटे पर्दे लगा दिए। अगले दिन चारों दरवाजों पर मोटे मोटे पर्दे लग गए ताकि ताका झाकी ना हो सके और न ही यूं अचानक से कोई अंदर आ सके। और इसका असर भी अच्छा ही हुआ। अब जो भी आता वो पर्दा देखकर पहले ही पूछता कि क्या हम अंदर आ सकते हैं। इन सब से भी बहुओं को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उनकी सास ये देखकर नाराज हो जाती है। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? माँ जी, हमें भी थोड़ा सुकून चाहिए, हम भी परेशान हो गए थे आए गए सब लोगों से जो हमें बार बार परेशान करती रहती थी। ये रसोई खुली इसलिए है क्योंकि ये घर सबका है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। अब ये बात सुनकर तीनों बहुएं चुप हो गईं, लेकिन उन्हें अपनी परेशानी भी सही लग रही थी, इसलिए उन्होंने उन पर्दों को नहीं हटाया। लेकिन पर्दे लगने से अब रसोई में सन्नाटा छा गया। ना कोई हंसी, ना कोई आवाज और ना ही कोई चहल पहल, ना ही कोई कुछ मांगने आता। कुछ खाली खाली नहीं लग रहा। हाँ, पहले की तरह मजा नहीं आ रहा। ऐसे दिन बीतने लगे। फिर एक रोज खबर आई कि रामू काका खेतों में धूप में पीने के लिए पानी न मिलने के कारण बेहोश हो गए। ये बात सुनते ही तीनों बहुएं खेत की तरफ दौड़ी। काका, आपको प्यास लगी थी तो आपने हमसे पानी के लिए क्यों नहीं कहा? बहू, जब से पर्दे लगे हैं तब से तुम्हारी रसोई में आने की हिम्मत नहीं होती। लगता है हमने कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है तुम्हें, जो तुम्हें पर्दा लगाने की नौबत आ गई। ये सुनकर तीनों बहुओं का दिल टूट गया। फिर घर लौटकर हमने तो बस सुकून चाहा था, लेकिन लोगों के दिल दुखा दिए। हाँ, वो लोग तो अपनेपन से आते थे और हमने उन्हें रोक दिया। फिर उसी दिन उन्होंने चारों पर्दे हटा दिए। फिर जैसे ही दरवाजे खुले और एक बार फिर जैसे वो खुली रसोई, जो मानो कई दिनों से सोई हुई थी, एक बार फिर जाग गई। तभी उनकी सास भी वहां आ गई। बहुओं, अगर घर की रसोई चारों तरफ से खुली हो तो समझ लो उस घर के दिल भी खुले हैं। बिल्कुल सही कहा अम्मा जी। खुले दरवाजे सिर्फ हवा नहीं, रिश्ते भी लाते हैं। जहाँ अपनापन होता है वहाँ भीड़ भी बोझ नहीं लगती। चांदनी, ले भवानी का नाम और ठाके फेंक दे इसने। ये आवाज सुनते ही चांदनी में गजब का जोश आ जाता है और वो ऊपर वाली लड़की को धोबी पछाड़ का दाव लगाकर पटक देती है। और फिर, वाह भाई, मारी शेरनी, मान गई छोरी। इस बार तो मुझे लगा था कि तू हार ही जाएगी, पर तन्ने क्या दाव लगाया। मजा आ गया कसम से मेरी हल्की। 65 किलो की पहलवान तुझे हल्की लग रही है? पागल ना हो तो। अरे वो हिंदी वाली हल्की नहीं रे, वो अंग्रेजों की फिल्म में है ना, वो हरा सा बड़ा सा आदमी हलक, वैसे ही तुम्हारे हरियाणा की हल्की है। बबीता, तू और तेरी बातें, चल अब घर चले। ओ ना 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 ना, अभी तो मैं तन्ने लस्सी पिलाऊंगी, वो भी फुल वाला बड़ा ग्लास। बड़ा प्यार आ रहा है मेरे ते। प्यार व्यार कोई ना, मैंने तो लड़कियां ते शर्त लगाई थी कि जीतेगी तो चांदनी। पता है पूरे 200 रुपए जीती हूँ मैं। राम राम, कुछ तो शर्म कर ले छोरी, कुश्ती मेरी साधना है, पूजा है, और तू यूं इसका जुआ बना रही है। अरे तो तू कर अपनी साधना, किसने रोके है तन्ने? पर मन ने कुछ पैसे कमाण लेन दे, अब फिर मैं तो लस्सी पिला रही हूँ ना तन्ने। ये है चांदनी, और जैसा इसका भारी शरीर वैसा ही इसका गुस्सा। चांदनी हरियाणा के हिसार की रहने वाली थी और वही कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसका एक ही शौक था और वो थी कुश्ती। ध्यान से खेलिए चांदनी, सुना है बड़ी खतरनाक पहलवान है, ये तेरा फाइनल मुकाबला है। अगर इसे हरा दिया ना तो तू बन जाएगी इंटर कॉलेज रेसलिंग चैंपियन। तू चिंता न कर, अब देखिए मैं कैसे इसे पटकनी देती हूँ। आज मुझे 2 काम निपटाने हैं, एक तो यही हो गई, दूसरा किसे निपटाना है? शाम को लड़के वाले आ रहे देखने, पहले इसे पटक दूं, फिर उन्हें भी देख लूंगी। मुकाबला कड़ा था, पर चांदनी ने 3 बार की चैंपियन को कुछ ही मिनटों में उठाकर पटक दिया। फिर शाम को वो ट्रॉफी लेकर खुशी खुशी घर पहुंची। चांदनी ने घर में पड़े पुराने सोफे पर नजर डाली, जहाँ एक जवान लड़का बैठा था और उसके बगल में उसके माता पिता, जिन्हें देखकर चांदनी ने कहा, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, बहन जी यही चांदनी है।
हाँ जी, यही मेरी फूल सी बच्ची है, मेरी इकलौती बेटी चांदनी। अच्छा अच्छा बेटा, बड़ा पसीने पसीने हो रही हो, कहीं से भाग कर आ रही हो के? अरे वो कॉलेज में नींबू चम्मच दौड़ होती है ना, तो उसमें पहले नंबर पर आई है जी हमारी छोरी। चांदनी ने कई साल मेहनत करके ट्रॉफी जीती थी, पर उसकी माँ ने उसकी तारीफ करने के बजाय उसकी कुश्ती पर नींबू निचोड़ दिया था। तो गुस्से में चांदनी ने रसोई में दांत पीसते हुए कहा, माँ तने झूठ क्यों बोलिया? मैं नींबू चैंपियन हूँ, तने सच क्यों ना बोलिया? अच्छा, और क्या कह दूं कि मेरी लाडली कुश्ती चैंपियन है, दो दो लड़कियों को उठा के फेंक देती है। बताइए सुन के कौन शादी करेगा तुझसे? पर माँ मुझे नहीं करनी शादी वादी। देख मेरी लाडो, तेरे बापू अब इस दुनिया में है नहीं, और मैं इससे अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकती तेरे लिए। अरे रेलवे में क्लर्क है वो, महीने के कमाता है 40-45 हजार। अच्छा, और दहेज कितना लेगा? उसकी चिंता ना कर तू, समझी? बस तू तरीके से तैयार होकर आजा जल्दी। चांदनी का शरीर भले ही बाकी लड़कियों से थोड़ा तगड़ा था, लेकिन वो देखने में बहुत सुंदर थी। वो जब तैयार होकर आई तो ललित उसे देखता ही रह गया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर कुछ दिन बाद दोनों की शादी भी हो गई। फिर विदाई के वक्त, देख चांदनी, बड़े अच्छे घर में तेरी शादी कराई है, सारे खेत बिक गए लाडो तेरे दहेज में, अब बस निभाना तुझे है। सास ससुर की इज्जत करना, पति को भगवान मानना, और हाँ, कभी किसी को ना बताइयो कि तू पहलवानी करे है, समझी? घड़ी कोमल और संस्कारी बहू बन के रहना, समझी मेरी लाडो? फिर शादी के 2 दिन बाद, चांदनी यहाँ आओ। जी मम्मी जी। बेटी आज तेरी पहली रसोई है, आज घर का सारा खाना तन्ने ही बनानो है। जी मम्मी जी, मैं सब कर लूंगी। हाँ, पर यो बात सुन ले बेटा, यो घर में कोई ठंडो खाना पसंद नहीं करे है, ना मैं ना ललित और ना ही ललित के पापा। तन्ने भी तो देख ही लिया होगा इन 2 दिनों में, गरम रोटियां, ताजी और गरम सब्जियां। तू समझ रही है ना? हाँ मम्मी जी, समझ गई मैं, आप चिंता ना करो। चांदनी ने उस दिन बड़ी मेहनत करके रसोई में अच्छा अच्छा खाना बनाया। खाना खाकर सबने चांदनी की तारीफ की। फिर खाना खाने के बाद, अरे मीठे में कुछ है क्या? हाँ है ना जी, खीर बनाइए आप सबके लिए, बढ़िया सी ठंडी खीर। है? ठंडी खीर? चांदनी, हमारे घर में हम कुछ भी ठंडा नहीं खाते हैं। पर खीर तो ठंडी ही अच्छी लगे है ना मम्मी जी? एक बार कह दिया ना तो बहस क्यों कर रही है? जा जाके खीर गरम करके ले आ। शादी के दूसरे दिन ही चांदनी को डांट पड़ गई थी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोली और वहाँ से चुपचाप चली गई। शाम को जब सबको खाना खिलाने के बाद चांदनी रसोई की सफाई कर रही थी, तभी उसकी सास रसोई में आती है। चांदनी की कर रही है? बस मम्मी जी, रसोई साफ कर दी है, बस ये बचा हुआ आटा फ्रिज में रखने जा रही थी। क्यों फ्रिज में क्यों? सुबह पराठे बना दूंगी ना गर्मा गर्म सबके लिए। हैं? बासी आटे के पराठे? तने बताया था ना कि यहाँ सब गर्मा गर्म खाते हैं। वो तो ठीक है मम्मी जी, पर इस आटे का क्या करूँ मैं अब? फेंक दे, और क्या करेगी? और आगे से ध्यान रखियो। चांदनी को बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा अन्न का सम्मान करना सिखाया था। इसी तरह कई साल बीत गए। चांदनी अपने ससुराल के हिसाब से ढलने लगी। फिर एक दिन चांदनी जब सुबह उठी तो उसे तेज बुखार था। उसे कमजोरी का एहसास हो रहा था कि तभी उसकी सास ने उसे आवाज लगाई, चांदनी, ओ चांदनी, अरे कहाँ है? देखो कितना टाइम हो गया और ये महारानी अभी तक कमरे से ना निकली। सॉरी मम्मी जी, वो थोड़ा बुखार है तो बस इसीलिए लेट हो गई। एक तो आजकल की बहुओं के नखरे ना पूरे होते। अरे हम अपने जमाने में मरने की नौबत भी होते थे ना तो गर्मा गर्म रसोई चालू रहती थी हमारी। जी मैं बस अभी बनाती हूँ नाश्ता। रहने दो माँ, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा, मैं लेट हो रहा हूँ। ललित गुस्से में चांदनी को घूर कर वहाँ से चला गया। लता भी उसे खरी खोटी सुनाकर चली गई। कुछ देर बाद अचानक घर के दरवाजे की घंटी बजी और फिर, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, तुम कौन? बबीता तू? हाँ आंटी जी, 2 जिस्म एक जान थे हम। पर तुझे क्या हुआ? तू इतनी कमजोर कैसे हो गई? चांदनी ने बबीता से कुछ नहीं कहा और उसे अपने साथ रसोई में ले आई। सुबह सुबह पति और फिर सास से डांट खाकर उसका मूड वैसे ही खराब था। और फिर जब बबीता ने उसे कुरेदा तो उसकी आंखें छलक आई। वो रुआसी होकर बबीता के गले लगकर रोने लगी। इसी बीच तवे पर रखी रोटी जलने लगी और तभी लता रसोई में आई और जली हुई रोटी देखकर भन्ना गई। उसने बबीता के सामने एक जोरदार तमाचा चांदनी के गाल पर जड़ दिया और फिर, चांदनी, ले भवानी का नाम हो उठा के फेंक दे बुढ़िया ने। इतना सुनते ही चांदनी को पता नहीं क्या हुआ। उसने अगले ही पल लता को गर्दन और घुटने से पकड़ा और उसे अपने सिर के ऊपर हवा में उठा दिया। लता डर के मारे चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर ललित और उसके पिता रसोई में भागे चले आए और चांदनी का रौद्र रूप देखकर उन दोनों के भी हलक सूख गए। चांदनी, माँ को नीचे उतार दो प्लीज,
इतनी ऊपर से गिरी तो हड्डी टूट जानी है माँ की। जिज्जा जी, वो इंटर कॉलेज चैंपियन रही है रेसलिंग की। उसने ठा के फेंका ना तो कम से कम 7-8 तो टूटेंगी। उसकी शराफत का और फायदा ना उठाओ। मैंने उसके अंदर की शेरनी जगा दी, अब उसे परेशान करने की गलती ना करना, वरना गर्मा गर्म रसोई की जगह क्या फायदा। आपकी कनपटी पे 2-4 गर्मा गर्म धर दे। जी जी समझ गया। सॉरी चांदनी, माँ को नीचे उतार दो प्लीज। बबीता के कहने पर चांदनी ने लता को जमीन पर उतार दिया। लता थर थर कांप रही थी। आंटी जी, ये तो बता दो, ऊपर हवा ठंडी थी कि गर्मा गर्म है? अरे ना बेटी, अब तो कुछ गर्मा गर्म ना चाहिए। जैसी बहू की मर्जी हो वैसे एडजस्ट कर लेंगे हम तो। देख लिया चांदनी, तू तो खामखा परेशान हो रही थी। चल अब मैं चलती हूँ, बाकी कभी फिर ते मेरी जरूरत पड़े तन्ने जोश भरण खातर ते बुला लियो। इसके बाद चांदनी ने मुस्कुराते हुए बबीता को विदा किया